तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ने नए चैप्टर का शुभारंभ कर दिया है, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी ही अपलोड हो गया। आज ये उसका दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, जो भी इसकी प्रश्नावली 11.1 है, काफ़ी छोटी सी प्रश्नावली है, तो उसको आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि उसमें कैसे प्रश्न आएंगे। और बाकी कुछ टॉपिक हैं जो कि मैंने कल बताया था, उसको एक बार मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ कि रेखा के दिग अनुपात दिग कोसाइन क्या होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लंबवत रेखा के लिए यहाँ पर क्या चीज़ होने वाला है, या समांतर रेखा के लिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कल काफ़ी सारी बेसिक्स चीज़ें बताई थी कि रेखा और सदिश में क्या डिफरेंस है। और हालांकि डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ समझने का डिफरेंस है। बाकी काफ़ी हद तक तो चीज़ें सिमिलर ही हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग देखने वाले हैं आज क्या देखेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन। मैंने बोला कि कोई ये बिंदु ए है और ये कोई एक बिंदु बी है। इस बिंदु ए के निर्देशांक हैं x1, y1, z1। इसके तीन निर्देशांक है, यानी कि ये तीनों अक्षों में है, यानी कि ये x अक्ष में भी रेखा है, ये y अक्ष में भी बिंदु, मतलब कि ये जो बिंदु ए है ये x, y, z तीनों अक्ष में है। मैंने आपको बताया था 3D में मार्कर और पेन लेकर के बताया तो नहीं था कि भाई ये रेखा है तो ये x से भी टच है, y से भी टच है, z से भी टच है। तो यानी कि कहीं ना कहीं भैया ये तीनों अक्षों पर इसका कहीं ना कोई तो बिंदु होगा ही ज़रूर, चाहे वो x का मान लो। देखो ऐसे समझो कि अगर ये 3D में होता तो ये यहाँ पर ऐसे होता। मैंने बोला कि x का कोई ये पॉइंट है, y का कोई ये पॉइंट है, तो जैसे कि ये इसका अगर आप मूल बिंदु लोगे, ये x है ये y है, अगर इसका मूल बिंदु से अगर आप z अक्ष देखोगे, मूल बिंदु से z अक्ष क्या है, यानी कि जो बिंदु है उसी से एक सीधी रेखा गई है, उसी से एक सीधी रेखा गई है, उसी को तो हम लोग कहते हैं z अक्ष, ठीक। तो इस बिंदु ये जो P है इसके लिए कैसा हो जाएगा, तो देखो अगर आप x देखोगे तो इस बिंदु के समांतर x, यानी कि ये समझो कि इस पॉइंट पर ये x का है, ठीक। y का देखोगे तो y अगर आप ये पॉइंट है तो इसके समांतर करोगे, यानी कि इस जगह पर पॉइंट है। अगर आप z की बात करोगे तो z यानी कि इसी पॉइंट से ही एक सीधी रेखा जाएगी, यानी कि समझो ये रेखा ऐसी जाएगी, बोर्ड से बाहर आ रही है रेखा ये, लेकिन 3D में मैं इसको दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। ये z अक्ष होता है। हालांकि z अक्ष क्या होता है कि ये बाहर को आता है, समझो x y ये रहा z अक्ष। तो ये 3D में शेप बनाना, यानी कि समझो कि ये कोई एक ऐसा बॉक्स होगा, 1 मिनट, यानी कि ये जो पॉइंट है आप ऐसे समझो कि ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये मार्कर का ये वाला पॉइंट है, ये कॉर्नर, यानी कि यहाँ से ये सीधी रेखा आ रही है, ये वाला पॉइंट है क्या, ये बिंदु P, ठीक। ऐसे आप समझो। अब आपको थोड़ा सा आई होप समझ में आया होगा, जो कि मैंने शायद प्रैक्टिकल के साथ समझाया है कि भाई यहाँ पर ये 3D वाला खेल क्या है, जो कि हमने सदिश में भी समझा और ये त्रिविमीय में भी समझ रहे हैं वही चीज़ को। तो मेरे को तो लगता है शायद अब आपके माइंड में ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक काम करिए, घर में जो बॉक्सेस होते हैं, यानी कि कोई भी आप सामान खरीद करके लाते हैं, जो बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उन पर आप थोड़ा सा समझ करके देखना कि 3D में अगर आप जैसे कि कोई पॉइंट बनाना है, या आप एक काम करना, आप बॉक्स लेना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉक्स है और उस पर करना सिर्फ कुछ नहीं, कोई भी एक बॉक्स हो, ठीक है, दफ्ती का या कागज़ का, तो उस पर एक ऐसे किसी भी एंगल से एक पेन ऐसे अंदर उसके घुसा देना। और उसके बाद आप देखोगे कि जो उसके मतलब कि आप अगर आप देखोगे तो x अक्ष पर भी वो कोई ना कोई पॉइंट होगा, जहाँ पर वो मतलब कि समझो कि पेन वहाँ से गया है, और y अक्ष का भी कोई ना कोई पॉइंट होगा जिससे वो पेन गया है, z अक्ष का भी कोई ना कोई पॉइंट होगा जिससे वो पेन अंदर गया है। तो यानी कि कुल मिला के आप इतना समझ सकते हो कि 3D में चीज़ें आपको मैं कैसे समझाऊं। किस दिन मैं इसके लिए 3D के लिए कुछ आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर प्रयोग करूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एकदम डिटेल में मैं समझा सकूं कि 3D में जो भी अभी आपने पढ़ा है सदिश में और ये त्रिविमीय में, ये आखिरकार है क्या। इसके लिए वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल अपना हम कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। कहाँ हम लोग भी एकदम 3D में पहुँच गए। तो मैंने बोला कि ये कोई एक बिंदु A है जिसके x1 y1 z1 निर्देशांक है, ये बिंदु B है, x2 y2 z2 निर्देशांक है, और इस ये जो रेखा है
यानी कि दो बिंदु, ये जो बिंदु यानी कि बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा क्या है, ए बी है। यानी कि को मिलाने वाली रेखा ए बी है। यानी कि ये जो देखो ए से लेकर के बी तक गया, यानी कि ए बी रेखा है, ठीक। तो हमको इस ए बी रेखा का क्या दिक अनुपात और दिक कोसाइन निकालने हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ समझो कि आप 1 से 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो, ये टॉपिक सीधे आपके दिमाग में छप जाएगा। कैसे समझना, क्या चीज़ चाहिए कि हमें दिक अनुपात, सबसे पहले तो हम दिक अनुपात की बात करेंगे। दिक अनुपात मैंने क्या बोला था, दिक अनुपात हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि जो सदिश के दिक अनुपात होंगे वही इस रेखा के भी दिक अनुपात कहलाएंगे। अगर मान लो ये सदिश होता, ऐसा सपोज करो कि ये सदिश होता और ये जो आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 दे रखे हैं, ये उसके अदिश घटक दे रखे हैं। i j k नहीं लगाई, इसका मतलब समझो कि ये अदिश घटक हैं। तो हम लोग दिकानुपात निकालने के लिए क्या करते थे, दो रेखाओं के, तो हम लोग सबसे पहले तो ए बी रेखा निकालते थे। ए बी रेखा निकालने के लिए क्या करते थे, बी में से ए को घटाते थे, यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और ये x समझो कि x y z, यही तो हमारे रेखा के दिकानुपात होते थे। यानी कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो रेखा के दिकानुपात, रेखा के दिक अनुपात क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है, जिसको हम लोग क्या a b व c नाम से जानते हैं, ठीक। रेखा के दिक अनुपात, ये इनको दिक संख्याएं भी कहते हैं। इनको याद रखिएगा कि रेखा के ये जो दिक अनुपात होते हैं इनको दिक संख्याएं भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि पता चले आपसे पूछ ले कि दिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो बोलो भाई दिक संख्याएं तो पढ़ाया ही नहीं था, कहाँ से निकालूं। दिक अनुपात को ही दिक संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग क्या देखेंगे, दिक कोसाइन। तो मैंने क्या बोला कि ये जो रेखा है, ठीक है, इसके अगर मेरे को दिक कोसाइन निकालने हैं, सपोज करो अगर ये सदिश होता तो इसके दिक कोसाइन आप कैसे निकालते, अगर ये सदिश होता तो इसके दिक अनुपात आप कैसे निकालते, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक। अगर ये वो सदिश होता तो इसके दिक अनुपात निकालने के लिए हम लोग दिक कोसाइन निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती थी, यानी कि ए बी सी की जरूरत पड़ती थी, जो कि ए बी सी तो हमको पहले से मिले हैं। दूसरी चीज हमको क्या पड़ती थी, इसके ए बी के परिमाण की, ए बी के परिमाण की जरूरत पड़ती थी। ये मैं सदिश के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो जैसे सदिश के दिक अनुपात दिक कोसाइन निकलते थे वैसे इसके भी निकलेंगे। तो अब यहाँ पर हमें परिमाण तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर हम लोग इसके परिमाण की जगह पर यहाँ पर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ठीक है। ये x का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, कोई एक इसके लिए एग्जाम्पल मैं ढूंढ लूँ जरा, जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक। या आप ऐसे समझो एकदम बेसिक सा कि हम लोग वहाँ पर किसको निकालते थे, हम लोग वहाँ पर उसका परिमाण निकालते थे, ठीक। परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, परिमाण निकालने के लिए हम लोग वहाँ पर किसकी सहायता लेते थे, अदिश घटक की। यानी कि समझो ये ए बी वेक्टर है, अगर वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही तो आएगा। मैंने बोला कि ए बी अगर मैं सदिश निकालूंगा, सपोज करो कि ये ए बी रेखा है, मतलब कि ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा तो ए बी वेक्टर क्या होता है, यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, जो कि मैंने यहाँ पर किया। x2 माइनस x1 की जगह पर मैंने a को लिखा है, y2 माइनस y1 की जगह पर मैंने b, z2 माइनस z1 की जगह c लिखा है, यानी कि a b c, यानी कि i j k। अगर मैं इसका परिमाण निकालूंगा तो इसका मैं परिमाण कैसे निकालूंगा, यानी कि मैं निकालता a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर रूट में, यही तो इसका परिमाण निकलता। तो अगर मेरे को इस ए बी वेक्टर का निकालना है, तो अब ये वेक्टर तो है नहीं, ये रेखा है, तो यानी कि मैं इस को वेक्टर हटा दूं, तो यानी कि मैं सिंपल लिख सकता हूं कि ए बी का परिमाण ये होगा। मैंने क्या बोला कि जो सदिश के लिए है वही ट्रीटमेंट इसको रेखा के लिए भी मिलेगा। तो अगर मैं इसके रेखा के
दिक कोसाइन की बात करूं, अगर मैं दिक कोसाइन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, L बराबर कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। L बराबर होता है कॉस अल्फा भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कोण दिया होता अल्फा बीटा गामा के तो कोण भी रख सकते हो, और इसको A अपॉन में ये ए बी का परिमाण, यानी कि आप ये लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक। m अपॉन में आप लिख सकते हो कॉस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर रूट में। आप n बराबर लिख सकते हो कॉस गामा इज इक्वल टू c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट में। ये ए बी सी क्या है, ए बी सी है x2 माइनस x1 और b क्या है y2 माइनस y1, z क्या है c क्या है z2 माइनस z1, ये ए बी सी के मान है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो भैया तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर इतनी चीज़ अगर आपको अभी क्लियर हो गई हो तो, ठीक। 1 मिनट, ठीक। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लंबवत के लिए क्या होगा, यानी कि कोई दो रेखा है, अगर वो लंबवत होती हैं तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट उसको देंगे हम लोग। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी फिलहाल, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने रेखा के दिक अनुपात दिक कोसाइन निकालना सीख लिया है, ठीक। अब हम लोग समझेंगे क्या, अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो हम लोग समझेंगे कि एक तरफ हम लोग सीखेंगे यानी कि लंबवत रेखाओं की शर्त। एक तो हम लोग समझेंगे कि यदि दो रेखा लंबवत हों उसके लिए क्या है, और यदि दो रेखा समांतर हों यानी कि समांतर रेखाओं की शर्त। देखो, अब हम लोग समझेंगे लंबवत रेखाओं की शर्त और फिर हम लोग समझेंगे समांतर रेखाओं की शर्त, ठीक है। चलिए, तो 2 मिनट का और ये टॉपिक बचा है, बस इसको देखते हैं, फिर उसके बाद एक आध एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। आज के इसी लेक्चर में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो कि 11.1 पे होने वाले हैं, 11.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, हाँ। तो 1 मिनट दोस्तों, ठीक। तो देखो, लंबवत रेखाओं की शर्त, मैंने क्या बोला कि दो रेखाएं लंबवत। लंबवत का मतलब है कि दो रेखा ऐसी, एक रेखा दो रेखा ऐसे बने तो समझो लंबवत है, ठीक है। समझ रहे हो, यानी कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आप चारों तरफ से देखोगे ये ऐसे है, अगर आप चारों तरफ से देखोगे ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, यानी कि मैंने बोला 1 मिनट, सीधी तो रेखा बनाओ, ठीक है। ये रेखा है, इसके ये रेखा है, ठीक। इस रेखा के निर्देशांक, मैं दो बिंदु नहीं लिख रहा हूं, ये दो बिंदुओं से मिलकर के बनी रेखा है, ठीक है। ये दो बिंदुओं से मिलकर के बनी रेखा है, और उस रेखा का जो नया बिंदु निर्देशांक निकल करके आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या निकालते थे, x2 माइनस x1 करके ABC जो निकालते थे, तो वही चीज यहाँ पर भी आएगा। तो मैंने उसको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, यानी कि A1 B1 C1, ठीक। और इसको मैं देता हूँ A2 B2 C2, ठीक है। और ये क्या है, ये लंबवत है, यानी कि ये 90 डिग्री है। ये क्या है, ये लंबवत है, ये क्या है, लंबवत रेखाएं, ठीक है। यानी कि दो रेखाएं लंबवत हैं। तो यहाँ पर लंबवत के लिए हम लोग अदिश में सदिश बीजगणित में हम लोग ने लंबवत के लिए क्या कॉन्सेप्ट सीखा था। सदिश बीजगणित में हम लोगों ने सीखा था कि अगर लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, ठीक। क्या आना चाहिए था, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो वो क्या लंबवत होता था। ये हम लोग ने किसके लिए सीखा था, ये हम लोगों ने सीखा था सदिश के लिए, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में सीखा था अगर a डॉट बी आ जाए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b,
जीरो आ जाए तो समझो कि वो लंबवत है। अब यही सेम चीज यहाँ पर भी है रेखा के लिए, लेकिन कैसे करेंगे हम? देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि जब हम लोग वेक्टर ए, सपोज करो कि वेक्टर ए बराबर A1 आई है, B1 जे है, ठीक है, प्लस C1 के है, B बराबर A2 आई है, प्लस B2 जे है, प्लस C2 के है। मैं एकदम डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जो ये फॉर्मूला आने वाला है। तो A डॉट बी वेक्टर हम लोग क्या करते थे, A1 बटे A2 प्लस B1 बटे B2 प्लस C1 बटे C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 आता तब हम कहते हैं लंबवत है। तो देखो यहाँ से आई जे के तो फाइनली यहाँ से हट गया है, तो यानी कि ये अब सदिश तो रहा नहीं, ये अब सदिश तो रहा नहीं, ठीक है। तो यही जो चीज़ आएगी, यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये जो एक नया समझो कि फॉर्मूला ही बन गया है। तो ये अगर इस चीज़ को ये वेरीफाई करता है तो समझो कि ये क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत हैं। यानी कि हम लोग रेखाओं के लिए क्या करेंगे, A1 बटे A2 प्लस B1 बटे B1 इंटू B2 सॉरी C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो रेखाएं क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखा कहलाएगी। वो सिंपल सी बात, इतनी चीज समझ में आ गई। A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, क्योंकि हम लोग आई जे के का तो मल्टीप्लिकेशन आई का आई से कराते थे तो एक ही आ जाता था, यानी कि आई जे के तो हट जाएंगे। फाइनली हम उनके अदिश घटकों का ही तो गुणा कराएंगे, अदिश घटक का ही तो गुणा कराएंगे, यानी कि ये जो दिकानुपात होंगे इनका ही तो गुणा कराएंगे। यानी कि भाई A1 दिकानुपात का ए वाले दिकानुपात का ए से कराएंगे, बी का बी से, सी का सी से, बस। ठीक, कितने चीज क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे समांतर रेखाओं के लिए क्या था। देखिए समांतर रेखा मैंने बोला कि ये कोई ये कोई एक रेखा है, ठीक, जिसके निर्देशांक हैं A1 B1 A1 B1 C1 A1 B1 C1, और ये कोई एक रेखा है जिसके हैं A2 B2 C2। ठीक, ये दो रेखाएं हैं जो कि क्या है, समांतर हैं। तो इसके लिए हम लोग ने सदिश में क्या पढ़ रखा था, यानी कि अगर दो सदिश समांतर हैं तो हम लोगों ने सदिश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर समांतर हैं तो होता कुछ नहीं था, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई वेक्टर बी आ जाता था। लैम्बडा यहाँ पर क्या था, लैम्बडा यहाँ पर रियल नंबर होता था, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझो कि ये नीचे वाली लाइन मार्कर का दुगना है, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन सिंगल है मार्कर का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऊपर वाली लाइन यानी कि ए वाली लाइन इस बी वाली लाइन, यानी कि ये जो ए वाली लाइन है ये बराबर है बी वाली लाइन के दुगने के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको समांतर कह रहा हूं तो इसको मैं ये तो कह सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर रेखा आ गई, ये तो सदिश के लिए था, रेखा आ गई, तो रेखा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेखा के लिए हम लोग ये जो अदिश घटक हैं इनको हम लोग आपस में तुलना कराते थे। कैसे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ये तीनों चीज बराबर आती हैं तो क्या है, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर है। अगर ये चीज बराबर आती है तो रेखाएं समांतर है, ये चीज बराबर आता है तो सदिश समांतर है। ये चीज अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझो कि ये जो सदिश है ये लंबवत है। अगर इसके ये इनके अदिशों का, इनके जो अदिश घटक हैं उनका अगर गुणा करके उनको जोड़ के 0 आ जाए तो समझो कि क्या, रेखाएं लंबवत है। इसको आप करिए स्क्रीनशॉट। अभी मैं आपको कुछ और भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्या कह लो, अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वही सारी चीजें हैं, आगे के प्रश्नों में यही सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं, ठीक है। ठीक, चलिए तो अब मैं उदाहरण की तरफ चलता हूं, ठीक है। इसको आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं उदाहरण लिखता हूं, 1 मिनट।
देखिए पहला एक उदाहरण है, बहुत प्यारा सा उदाहरण है, जिसमें आपसे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड अक्षों के साथ कोण बन रहे हैं क्या। एक्स के साथ 90 बन रहा है, एक्स के साथ 90 बन रहा है, वाई के साथ 60 बन रहा है और 30 बन रहा है। जेड के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्या है, ये आपको दिए हैं दिक कोण दिए हैं, आपको दिक कोसाइन निकालना है। यानी कि आपको दिक कोण दिए हैं और आपको क्या दिक कोसाइन निकालना है। एक लाइन का इसका आंसर है, सिंपल सा। यानी कि ये दिक कोण आपको दिए हैं, दिक कोसाइन निकालना है। दिक कोसाइन बराबर क्या होता है, यानी कि L बराबर होता है आपका क्या कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा, एक्स के साथ 90 बन रहा है भाई, हाँ ठीक है, N बराबर है क्या कॉस गामा। इतनी तो आपको चीज़ बेसिक सी चीज़ पता है कि अगर एक्स अक्ष के साथ कोण बन रही है तो वो क्या है अल्फा कहलाता है, बी के साथ बन रहा है तो उसको हम लोग बीटा कहते हैं, सी के वो जेड के साथ एक्स के साथ बन रहा है तो अल्फा, वाई के साथ बन रहा है तो बीटा, जेड के साथ बन रहा है तो गामा कहते हैं। तो यानी कि फाइनली आपको समझो कि वैल्यू दी है कॉस 90, कॉस 60 हो जाएगा, ये कॉस 30, ये आएगा आपका √3/2, ये 0 आएगा, ये 1/2 आएगा। बस सिंपल सा आंसर है, एक लाइन में इसका आंसर आ गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एकदम डिटेल में समझा करिए हर एक चीज़ को, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं अपना एक आध उदाहरण और देखते हैं अच्छे से। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण दूसरे उदाहरण में क्या है कि आपको यदि एक रेखा के दिक अनुपात क्या दे रखे हैं, 2 -1 -2, तो इसकी दिक को जाएं, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसकी दिक को ज्यां ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पर इसने क्या दिया है, दिक अनुपात दिए हैं, तो इतना तो आपको पता है कि दिक अनुपात दिए हैं, दिक को ज्यां निकालनी है। तो हम लोग ने अभी इससे पहले मैं आपको क्या, जब स्टार्टिंग में ही वीडियो को मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था दिक अनुपात, दिक को ज्यां कैसे निकालना है। तो दिक अनुपात दिए हैं, मैंने बोला कि ए बराबर आपको दिया है क्या 2, बी बराबर आपको दिया है -1, सी बराबर दिया है -2। ठीक, तो अब हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग को ज़रूरत पड़ती थी कि भाई पहले तो परिमाण की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, यानी कि परिमाण की ज़रूरत पड़ती थी। आप चाहे तो यहाँ पर नाम दो, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। तो हम लोग परिमाण कैसे निकालते थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते थे। मैंने बताया हुआ है, अभी बताया है मैंने। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, फाइनली ये हो जाएगा 9 रूट के अंदर, 9 बाहर आएगा तो आपका आ जाएगा 3। ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, इसके दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात लिखोगे आप, रेखा के दिक कोसाइन निकालना है, दिक कोसाइन कैसे निकलेंगे फिर, L बराबर हो जाएगा a/में a² प्लस b² प्लस c² अंडर रूट में, m बराबर हो जाएगा b/में a² प्लस b² प्लस c² अंडर रूट में, n बराबर क्या हो जाएगा c/में a² प्लस b² प्लस का c² अंडर रूट में। वैल्यू रखो, काम खत्म। L बराबर क्या आएगा, a कितना है 2 और ये क्या है, ये 3 है, ये कितना है -1/3 आएगा, ये कितना है -2/3 आएगा, काम खत्म। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ बतानी थी इसमें, दिक को ज्यां बतानी थी और कुछ नहीं बताना था इसमें। ठीक है, तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग एक उदाहरण और देख लेते हैं, काफ़ी प्यारा सा है। उदाहरण नंबर 3 जो कि बोल रहा है कि दो बिंदुओं
-2, 4 और 5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करना है। यानी कि माना कि इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ, 1 मिनट, इसको पी नाम देते हैं, इसको ओ नाम देते हैं। तो ये कोई बिंदु ओ है, ये कोई बिंदु पी है जिसके ओ के निर्देशांक कितने हैं, -2, 4, 5 है और ये कितना है, 1, 2, 3 है। और ये बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा जो है यानी कि ओपी, ओपी के हमको दिक् कोसाइन निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम ओपी रेखा के ये हमको ये क्या दिए हैं, ये हमको दिक्ानुपात दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओपी रेखा के दिक्ानुपात निकालेंगे। हम निकालेंगे ओपी रेखा के दिक्ानुपात निकालेंगे। ठीक, अब ओपी रेखा के दिक्ानुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1, c बराबर z2 माइनस z1। x2 क्या है, 1 यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 यानी कि 2 माइनस 4 और ये 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। तो फाइनली क्या आएगा, ये 3 आएगा, ये आएगा -2, ये आएगा -2, 3, 2 और -2 और -2। ठीक, 1 मिनट, क्या ये -5, ओह सॉरी, चलो ठीक है, ये -5 है, 1 मिनट, ये -5 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नोट करने में, ये -5 है, ये -5 है, ये -5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये ओपी रेखा के दिक्ानुपात आ गए हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, ओपी रेखा के दिक् कोसाइन। तो ओपी रेखा के दिक् कोसाइन निकालने के लिए क्या है, तो देखिए मैंने आपको समझा रखा है, ओपी रेखा के दिक् कोसाइन। तो देखिए ओपी रेखा के दिक् कोसाइन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि देखिए, जो पहले बात, तो जिस रेखा का आपको दिक् कोसाइन निकालना है तो उस रेखा का आपको परिमाण भी निकालना पड़ेगा। उस रेखा का परिमाण कैसे निकालते हैं, यानी कि जो भी 3 बिंदु हैं उन तीनों बिंदु का वर्ग करके आप जोड़ दीजिए, उस रेखा का परिमाण निकलेगा। यानी कि पहले तो हम निकालेंगे क्या, ओपी रेखा का परिमाण। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, हालांकि आपको लिखना नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। ओपी रेखा का परिमाण, ओपी रेखा का परिमाण हम लोग कैसे निकालते थे, जो तीनों बिंदु हैं उन तीनों बिंदुओं को वर्ग करके जोड़ देना, यानी कि उन तीनों बिंदुओं का वर्ग करके जोड़ के उसका हम लोगों को वर्गमूल यानी कि रूट निकालना है। ठीक, रूट लगा देना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा क्या, 64। ये -2 है तो अगर माइनस है, अगर आप उसका वर्ग कर रहे हैं तो वो क्या प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा भाई, इसको जोड़ेंगे 68 प्लस 987 यानी कि आपका आएगा 77, रूट के अंदर आएगा आपका ये 77। और ये क्या आ गया, ये आपका ओपी रेखा का परिमाण आ गया है। ठीक है, ओपी रेखा का परिमाण। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ओपी रेखा के दिक् कोसाइन, यानी कि ओपी रेखा के, ठीक, 1 मिनट दोस्तों, ठीक, सॉरी दोस्तों 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अब हम लोग निकालेंगे ओपी रेखा के दिक् कोसाइन, ओपी रेखा के दिक् कोसाइन। तो ओपी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, यानी कि एल एम एन। एल एम एन कैसे निकलेंगे, एल बराबर होता है ए अपॉन में परिमाण, आप कह लो रेखा का, बी अपॉन में ये रेखा का परिमाण, सी अपॉन में ये रेखा का परिमाण, बस वैल्यू रखना है आपको। तो एल बराबर सदिश का परिमाण होता था। ठीक है, यहाँ पर रेखा है तो रेखा का परिमाण, तो ये एल बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 बटे परिमाण कितना है 77 रूट का, ये आ गया रूट का 77। एम बराबर क्या आएगा, बी कितना है -2, बी कितना है -2 और अपॉन में परिमाण यानी कि रूट का 77। एन क्या है, वो सॉरी हाँ एल एम एन, एन बराबर क्या है, सी अपॉन में परिमाण, सी कितना है 8, परिमाण कितना है रूट का 77। ये जो निकल करके आई है तीनों वैल्यूज, यही आपकी फाइनल आंसर है।
ठीक, यही आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस प्रश्नावली 11.1 में। कुछ खास प्रश्न नहीं है, ज़्यादातर आपको ऐसे एकदम हल्के फुल्के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दिक् कोसाइन, दिक् संख्या, दिक् अनुपात, ठीक है, यही सब आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको देखने को और भी कुछ मिलेगा तो संरेख वाला मिल जाएगा, करने के लिए भी हम लोग संरेख वाला भी करेंगे, ठीक है। संरेख समांतर बात एक ही है। अगर संरेख के लिए कहेगा तब आपको देखिए, मैंने आपको समांतर के लिए क्या चीज़ बता के रखा है कि अगर समांतर कहता है तो आपको A1/A2 बराबर करना है B1/B2 के, C1/C2। अगर ये चीज़ बराबर है तो रेखा समांतर और संरेख आप दोनों के लिए इसका ही यूज़ करेंगे। समांतर कहता है तब भी आप इसी का यूज़ करेंगे, संरेख कहेगा तब भी आप इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी संरेख समांतर यही आपसे कहेगा। और बाकी दिक् कोसाइन है, मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि बाकी प्रश्न आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही रखते हैं। हालांकि अभी ये प्रश्नावली 11.1 में कुछ है नहीं, प्रश्नावली 11.1 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 11.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, जो भी 11.1 में जैसे प्रश्न है वैसे हम लोगों ने उदाहरण भी कर लिए हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन निकालना, रेखा के संरेखता की बात की है हम लोगों ने, रेखा के समांतर की बात की है, रेखा के लंबवत होने की बात की है हम लोगों ने, रेखा के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात तो निकालना हम लोगों ने सीख भी लिया है। बस अभी हम लोगों ने क्या संरेख और समांतर वाले प्रश्न नहीं किए हैं। बाकी मेरे को तो लगता है कि दिक् अनुपात दिक् कोसाइन ये सब तो उदाहरण मैंने आपको अभी ही करवा दिए हैं। बाकी रही बात प्रश्नावली 11.1 की, 11.1 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में पूरी कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5 प्रश्न है। अगर आप करना चाहें तो आप खुद से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न में आपको दिक् कोसाइन निकालना है, LMN निकालना है, ये बिल्कुल उदाहरण 1 की तरह है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, समान अक्ष का कोण बनाती, ये थोड़ा सा शायद आप लोगों को कठिन लगे। दूसरा, तीसरे में भी आपको दिक् कोसाइन बताना है। चौथे में आपको बताना है कि संरेखा, यानी कि यही चीज़ आपको प्रूफ करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। और पांचवा क्या है, आपको दिक् कोसाइन निकालना है, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन निकालना है, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल सा है, हालांकि ये भी चीज़ मैं आपको करवा दूंगा। यानी कि ये जो 5 प्रश्न हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एक सेपरेट लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 11.1 का 5 प्रश्न और एक का उदाहरण और जो होंगे मैं उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।